आदिल पाकिस्तान पहुंच गया था। वो सीधा आदिल के कमरे में गया जो नीचे कालीन पर घुटनों को फोल्ड किए बैठा था। पहले पैर तो आदिल उसको पहुंचा नहीं पाया। शायद ये क्या हाल बनाया हुआ है, अपना सब खैर तो है। आदिल परेशानी से उसकी तरफ बढ़कर बोला, आदिल तो यहाँ। आदिल ने आदिल को देखा तो उसकी उम्मीद की कलर नजर आने लगी। हाँ मैं, पर तुझे क्या हुआ है? आदिल ने दोबारा पूछा। वो मुझे छोड़कर चली गई। मैंने बहुत तलाश किया उसको, पर वो कहीं नहीं मिली, पता नहीं कहाँ चली। आदिल उसका हाथ पकड़कर किसी बच्चे की तरह बताने लगा। आदिल को उसकी दमारी ने हालत पर शक हवा। क्या शाह जब बात करता हूँ कोई आलम कहकर चुप करवा देता है तो कोई शाह। तुम सबको मेरी परेशानी, मेरी मोहब्बत, मेरे जज्बात नजर क्यों नहीं आते? आलम उसको धक्का देकर चीख पड़ा। हम मिलकर ढूंढ लेंगे भाभी को, तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा पहले की तरह। आदम उसकी हालत समझता तसल्ली दिलवाने लगा। क्या सच में? आलम बचों के अंदाज में पूछने लगा। हाँ, पर उससे पहले तुम अपना हुलिया बेहतर करो, क्या हालत बना ली है? आदम उसके शिकन ज़दा कपड़े बढ़ती हुई डाढ़ी देख कर बोला, मैं तैयार होकर आता हूँ, फिर चलते हैं। आलम जल्दी से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ तो आदम ने सुकून भरी सांस ली। तुम मेरे साथ चलो इस्लामाबाद, किसी हॉस्टल में रहना तुम्हारे लिए क्यों नहीं? अंजलि फातिमा को देखकर बोली, आपके साथ क्यों? मैं पहले भी हॉस्टल रह चुकी हूँ। यूं समझे मैंने अपनी ज़िंदगी हॉस्टल में गुजारी है, इसलिए वो मेरे लिए गैर महफूज नहीं। फातिमा ने एहसास से आली लहजे में बोली, क्या वाकई तुम्हारी ज़िंदगी में कोई नहीं? अंजलि को फातिमा कोई मुश्किल लगी। वाकई कोई नहीं, इंसान अकेला पैदा होता है, अकेला कब्र में दफन हो जाता है, कोई किसी का नहीं होता। फातिमा अपने दिल को डपट कर अंजलि को जवाब देने लगी, तो फिर चलो मेरे साथ, मेरी भी सिर्फ एक बहन है, हम आपस में रह लेंगे। अंजलि ने एक और कोशिश की। मैं आपको नहीं जानती तो कैसे आपके साथ रह लूं? फातिमा ने पूछा हंसते वाले, क्या तुम्हारे चचा की औलादे हैं? जहाँ रह लूंगी, अंजलि जल के बोली, वहाँ सब रहते हैं। फातिमा खजल हुई। तुम मेरे साथ चलो, बस वहाँ तुम्हें कोई परेशानी होगी। अंजलि ने जैसे बात खत्म की जिस पर फातिमा ने भी हथियार डाल दिए। उसने अपनी पहचान फातिमा के बजाय शाह से कर ली थी। आदिल और शाह ने हॉस्पिटल एयरपोर्ट हर जगह तलाश कर ली थी। 5 माह से ज्यादा अरसा हो गया था दोनों को उसकी तलाश किए, मगर कोई खास क्या आन बात भी फातिमा के मतलब मालूम नहीं हुई थी। फातिमा के बाद आलम को चोट लग गई थी, जिस पर सब सवाए उसके लिए फिक्रमंद होने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। थोड़ा बहुत आलम आदिल से बात कर देता, मगर किसी और के लिए बस खामोशी का कफल लगा देता। आदिल उसके साथ बैठ कर बात करना चाहिए। मैं अक्सर उससे कहता था, अगर वो मुझे छोड़ देगी तो मैं मर जाऊंगा, पर देखो मैं जिंदा हूं। सांस आ रही है, धड़कन चल रही है, पर वो नहीं, और मेरे अंदर जीने की तुमना नहीं रही। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आदम उसकी बात के दरमियान बोला, मैं बात कर रहा हूँ। आलम को जैसे असुकर टोकना पसंद नहीं आया। मैं मर जाना चाहता हूँ, मेरे जीने का कोई जगह नहीं, तो मैं क्यों जिंदा हूँ? वो मुझे छोड़कर चली गई तो मैं मर क्यों नहीं रहा? मुझे मरना है। तुम्हें ऐसा करो, मेरा गला दबा दो। आलम ने अचानक आदिल के हाथों को अपने गले पर रखा। पागलपन छोड़ो शार, एक लड़की की खातिर तुम अपने खूनी रिश्तों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आदिल सख्त लहजे में बोला, वो खूनी रिश्ते जिन्होंने सांप की तरह मेरी खुशियों को डसा। आलम चीख कर बोला तो आदिल खामोश हो गया। कोई जवाब था ही नहीं उसके पास। मुझे मरना यार, मुझे मरना है। आलम अपने बालों में हाथ डालता निढाल लहजे में बोला, पता चल जाएगा। आदिल ने उसको तसल्ली दी। कब? हाँ कब, जब मैं मर जाऊंगा। आलम की आंख से आंसू निकला, तो पहले तो ऐसा नहीं था। पहले मेरी जिंदगी में वो भी नहीं थी। बस मैंने फैसला कर लिया है। आलम के एक नतीजे पर पहुंचा। कैसा फैसला? आलम ने सवालिया नजरों से उसको देखा। मैं पाकिस्तान नहीं रहूंगा। आलम अटल लहजे में बोला, तो कहाँ रहेगा? आलम ने जानना चाहा। कहीं भी, पर यहाँ नहीं, मुझे वहशत होती है इस नहर में। आलम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अभी कहा? आदल भी अपनी जगह से उठा, मैं अपना सामान पैक कर रहा हूँ, तुम कोई भी पहली फ्लाइट बुक करवाओ। आदल ने की बात पर आदल बुंचकार कर रह गया। इतनी जल्दी फैसले नहीं लिए जाते, शायद बार अपने वालिदैन का तो सोचो। आदल ने उसको समझाना चाहा। उन्होंने मेरे बारे में सोचा जो मैं उनके बारे में सोचूं। आदम बने फ्लैट शिफा सीन के पास सवालिया नजरों से उसको देख कर बोला। उसकी हालत काबिल रंग थी। तुम्हें जो करना है करो, मेरी कौन सा तुमने सुन ली है? आदल हाथ खड़े किए बोला, वो
आर्यन कहता अपने काम में लग गया। आर्यन पाकिस्तान छोड़ चुका था। अब अल्लाह जानता था उसने कब वापस आना था। तुम वही हो ना जो उस दिन हमारे घर के बाहर खड़े थे। एरिन कैफे पहुंची तो नवीर को देख कर कुछ हैरानी से बोली बैठ कर बात करे। नवीर ने बैठने का इशारा किया तो वो उसका चेहरा देखती बैठ गए। मुझे या मेरी बहन को कैसे जानते हो? एरिन ने दोबारा से अपना सिलसिला कलाम जोड़ा। नहीं, अगर मैं कहूँ मुझे तुम्हारी मदद दरकार है तो क्या तुम मेरी मदद करोगी? नवीर ने तहमीर मार दी। किस मामले में मदद, और मैं कौन सा तुम्हें जानती हूँ जो मदद करने लगी? एरिन आईब्रो उचकाकर बोली, ये तो इन बहनों ने एटीट्यूड कोट कोट कर धरा है। नवीर एरिन को देखता दानत पेश कर सोचने लगा। जानती नहीं तो जान जाओगी, और मेरी मदद करने में अंदर का भी फायदा है। नवीर ने कहा, तुम्हारी मदद में मेरी बहन का क्या फायदा? एरिन को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी। मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ। आज या कल से नहीं बल्कि 7 सालों से हम कॉलेज लाइफ से एक दूसरे को जानते हैं, पर मेरी एक गलती की वजह से वो मुझसे खफा है। मैंने बहुत मनाने की कोशिश की है पर वो मान नहीं गई। तुम उसको समझाओ, नाराजगी छोड़कर मेरा हाथ थाम ले, वो जैसे ही हाँ करेगी मैं अपने वालिदैन को तुम्हारे घर भेजूंगा। नबीर ने संजीदगी से कहा, युमीन मैं तुम्हारी सिफारिश करूँ अपनी बहन से। एरिन सारी बात सुनकर बोली, ऐसा ही समझ लो। मोहब्बतों में सिफारिशात पेश नहीं की जाती। अगर तुम्हें वाकई मेरी बहन से मोहब्बत है तो उसको अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओ। अगर तुम कामयाब हो गए तो क्या पता वो तुम्हारी गलती भुलाकर तुम्हारा हाथ। एरिन कंधे उचकाकर बोली, तुम्हें ये समझो तुम इनकार कर रही हो। नबीर गज मायूस हुआ। अंदर किसी की नहीं सुनती। अगर उसको किसी और में इंटरेस्ट नहीं हुआ तो वो मान जाएगी। एरिन ने कोई खास उम्मीद नहीं दिलाई। वो किसी को लाइक नहीं करती। नबीर जल्दी से बोला तो एरिन की आंखों के सामने रहान का रकस बह गया, जिसकी आंखों में वो दूर से भी अपनी बहन के लिए पाकीज़ा जज्बात नजर आ गए थे। मैं कोशिश करूंगी, आगे तुम्हारी किस्मत। एरिन कहकर उठ खड़ी हुई। आदल अपने किसी कोली के साथ मीटिंग के सिलसिले में आया था। वहाँ उसकी नजर एरिन के साथ किसी लड़के पर पड़ी तो आंखों मर्चे छूटने लगी। वो अपना रिश्ता दबाता खुद को नॉर्मल करने लगा। शुक्रिया तुम्हारा, नबीर खुश होता बोला। एरिन सरलाती जाने लगी तो आदल पर नजर पड़ी जो खा जाने वाली नजरों से उसको देख रहा था। क्या ऐसे क्यों देख रहे हो? पहले कोई लड़की नहीं देखी क्या? एरिन उसकी तरफ आती सवाल करने लगी। कौन था? आदल चुपे लहजे में पूछने लगा। एरिन को समझ नहीं आया, वही जिसके साथ डेट मार रही थी। आदल जल भन कर बोला। सारी बात समझ आने के बाद एरिन को हंसी आई। उसको जलता देख कर एरिन को मजा आने लगा। वो मेरा नूर था। एरिन कुछ शर्मा कर बताने लगी तो आदल को हद से ज्यादा बुरी लगी। शक्ल से ही अकल से पैदल मालूम हो रहा था। तभी तो तुम्हारा लोर बन गया। आदल तंजिया बोला, क्या मतलब? तुम्हारा मेरा कोई लोर नहीं हो सकता। एरिन लड़ाका अंदाज में बोली, हो सकता है पर वो जिस पे दिमागी पर्जे खराब हो। आदल जलाने वाली मुस्कुराहट चेहरे पर सजाता बोला, तुम बंदर खुद को समझते क्या हो? एरिन का दिल क्या उसका मुंह नोच ले, पर जगह का लिहाज किए खामोश खड़ी गई। तुम खुद क्या हो? काली बली। आदिल दो बोला, काली बली मत कहो मुझे। एरिन तब के बोली, तो और क्या कहूँ? नूरालाइन नाम है। एरिन ने बताया, तो मैं क्या करूँ? आदिल यहाँ वहाँ देखता शाने बेनियाजी से बोला, अचार डालो। एरिन झंझला कर कहती कैफे से बाहर जाने लगी। कुछ सोच कर आदिल मुस्कुराता उसके पीछे गया। शान से अभी नहाकर वॉशरूम से निकली तो उसका फोन बज रहा था। वो तौलिया एक तरफ करती मोबाइल हाथ में लिया तो आलम कॉलर लिखा आ रहा था। शान से ने कॉल उठाकर कहा, है रुक। तो शान ने खुशगवार लहजे में जवाब दिया, कोई काम था? शान से ने पूछा, अपनी बीवी से बना किसी काम के मैं कॉल कर सकता हूँ? शाह बुरा मान कर बोली, मैं मसरूफ हूँ, जो कहना है जल्दी से कहो। शान से ने संजीदगी से कहा, फातिमा। शाह इतना कहकर खामोश हुआ। फातिमा मर चुकी है। शान से सपाट लहजे में बोली, ऐसी बात मत करो। शाह सख्त हुआ। तो कैसी करूँ? शान से ने पूछा, प्यार इश्क मोहब्बत। शाह ने वजह से बताया, तुम्हारे पास हमेशा फजूल बातें क्यों होती हैं? शान से ने अफसोस से पूछा, फजूल कहा? कितनी रोमांचक बातें तो है। शाह ने जल्दी से बताया, मैं फ़ोन रख रही हूँ। शाह से ने आगाह क्या, ये जुल्म मत करना। शाह शरारत से बोला, रालन। शान से फातिमा ने दानत पेश कर उसका नाम लिया। जी जाने आलन। शाह दिलकश लहजे में बोला तो शान से ने मोबाइल स्क्रीन को खोला। कितने बेशर्म हो तुम, ये तुम्हें आज मालूम पड़ा है। शाह मसनूई दुख से बोला, मुझे बात नहीं करनी। शान से बोलकर कान काटने वाली थी जब शाह बोल पड़ा, अच्छा सुनो, मैं अब संजीदा हूँ। एक साथ लंच करे।
शाह के लहजे में एक उम्मीद थी जिसको महसूस करके शाहजे ने अपने लब कुछ ले। शाह ने मोहब्बत से उसका नाम लिया तो शाहजे पिघल गए और चाहने के बावजूद भी इनकार नहीं कर पाई। किस जगह? शाहजे ने कहा तो शाह का चेहरा क्यों उठा। नेट पिक करने आता हूँ। शाह जल्दी से बोला, नहीं तुम बस एडवाइस सेंड करो। शाहजे ने कहा तो शाह ने मजीद बहस नहीं की, उसके लिए यही बहुत था कि वो आने पर राजी हो थी। शाह ने उसको एडवाइस समझाया तो शाहजे अपना जोड़ा तब्दील करती चादर लेकर कमरे से बाहर निकली तो हाल ने अंजलि को खामोश बैठा पाया। मैं बाहर जा रही हूँ, शाहजे ने इतला दी। आलम से मिलने। अंजलि उसको देख कर पूछने लगी तो शाहजे ने अपना सर झुका दिया। जाओ तो सब कुछ बता देना, कुछ अपनी सुनाना, कुछ उसकी सुनना, और इस बार जाओ तो सारी रंजिशें, सारी गलत फहमियाँ दूर कर लेना। अंजलि ने मुस्कुरा कर कहा, अगर उसको पता चल गया मैं कभी माँ नहीं बन सकती तो वो मुझे छोड़ देगा। वो मुझे छोड़े उससे पहले मैं खबर लेना चाहती हूँ। शाहजे के लहजे में बेबसी थी। हमेशा नेगेटिव क्यों सोचती हूँ? कभी कभी बात को पॉजिटिव साइड से भी सोच लिया करो। अंजलि ने प्यार से समझाया तो उसने गहरी सांस खींची। शाहजे कैब से उतरी तो शाह को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई जो किसी से फोन पर बात करता रोड क्रॉस कर रहा था। शाहजे की नजर रोड पर आती गाड़ी पर पड़ी तो रंगत पर भर उड़ी क्योंकि शाह बात करते करते रुक गया था। अगर वो न हटता तो बुरा हादसा होता है। शाहजे चेक कर उसको मतोजा करना चाह, साथ में खुद भी उसकी तरफ जाने लगी। शाह जो आदिल से बात कर रहा था अपने नाम की पुकार पर सर उठाया तो शाहजे पर नजर पड़ी जो परेशानी से भागकर उसके पास आ रही थी। शाह नासमझी से उसको देखने लगा। आलम शाहजे जल्दी से उस तक पहुंचकर धक्का दिया जिस पर शाह साइड पर के बल गिरा था, जबकि तेज आती गाड़ी शाहजे को टुकड़ मारती चली गई। शाह जल्दी से उठता जैसे उसकी तरफ आने लगा पर नजर जैसे ही शाहजे पर पड़ी तो बाकी के अल्फाज मुंह में रह गए। उसको अपना दिल बंद होता महसूस हवा कदम चलने से इनकारी हुए थे। वो नहीं जानता था शाहजे तक कैसे पहुंचकर उसका सर अपने घटने पर रखकर खाली नजरों से उसको देखने लगा जो तकलीफ से करा रही थी। आयन आलम। शाहजे ने तकलीफ से उसका नाम लिया तो शाह को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस रोड पर फिरते खो को देख रहा था जो उसकी फातिमा का था। बेटा जल्दी से बच्ची को अस्पताल ले जाओ। किसी बुजुर्ग ने शाहजे की अखड़ती सांस को देखा तो शाह को होश दिलाना चाहा। आलम। शाहजे अपनी बंद होती आंखों को बामुशक्ल खोलती उसके गाल पर अपना हाथ रखा जिसको शाह ने मजबूती से फेंक किया। तुम्हें कुछ नहीं होगा। शाह यकदम होश में आता उसको अपने बाजू में उठाता अपनी गाड़ी की जानिब आया। बात बतानी है। शाहजे तकलीफ बर्दाश्त करती बोली। शाह उसको फ्रंट सीट पर बैठाता खुद ड्राइविंग सीट पर आया। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। आंखें बंद मत करना, हम अस्पताल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। शाह उसका गाल थपथपाता मदद करने लगा तो शाहजे तकलीफ होने के बाद भी मुस्कुरा दी जिसको देखकर शाह का दिल कट के रह गया। प्यार करती हूँ तुमसे बहुत। शाहजे ने उखड़ती सांसों के दरमियान बताया। कोई और वक्त होता तो शाह खुशी से पागल होता मगर इस वक्त वो अपने हवासों में नहीं था। अगर मुझे कुछ हो जाए तो एक बात का दुख होता कि बताया क्यों नहीं, इसलिए बता देती हूँ। मैं तुमसे बेहतर ज्यादा प्यार करती हूँ। तब का बता चुकी होती पर तब हालात से साथ नहीं दिया जाता है। अब जिंदगी साथ नहीं देगी। क्यों मुझे तड़पा रही हो ऐसी बातें करके? शाह गाड़ी की स्पीड तेज करता धड़कते दिल के साथ बोला, बस एक बात याद रखना, तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। ये कहने के बाद शाहजे होश व हवासों से बेगाना हो। फातिमा फातिमा प्लीज आंखें तो खोलो यार, मुझसे बातें करो। शाह ने उसकी बंद आंखों को देखा तो ससक पड़ा। तुम्हें इस बार खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। शाह बड़बड़ाता गाड़ी की स्पीड मजीद तेज से तेज कर गया। पूरी दूर में इस वक्त मौत जैसा सन्नाटा था। शाह ने जैसे तैसे मामला संभाल लिया था जिस वजह से पुलिस केस नहीं बना था। शाह से फातिमा को इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे। शाह को तब से चोट लग गई थी। वो एक जगह टिक के खड़ा हो गया था। आदिल से उसकी बात हुई थी जो अब उसके साथ अस्पताल में मौजूद था। उसने बहुत बार शाह को बैठने का कहा पर उसने कोई जवाब नहीं दिया था। वो भी चुप कर दिया था। कैसी हालत है पेशेंट की? आदिल ने डॉक्टर को आता देखा तो जल्दी से पूछा। देखिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, आप बस ना करें। डॉक्टर कहकर उसका कंधा कपकपाकर चला दिया था। आदिल ने एक अफसरदा नजर शाह पर डाली जिसके चेहरे के तासरात यकदम सपाट थे। उस वक्त आदिल को वो पत्थर कम मुझे सुना लगा। शाह से नजर नहीं आ रही। एनी ने शाहजे को घर पर नहीं पाया तो अंदरीब से पूछा, किसी काम से गए? अब तक तो आना चाहिए था पर आई नहीं। अंदरीब ने बताया तो फिर भी इतना रलीकस वो कॉल करके पूछो उससे। एनी ने ताजुब से कहा आ जाएगी। वो तो ये बताओ कहाँ गई थी?
अंजलि ने संजीदगी से पूछा तो कुछ पल सोचती रही ने बात करने का फैसला किया। उस दिन जो आपके साथ लड़का था, उसने कुछ दिन पहले मुझे कॉल करके बुलाया था। ऐन कुछ हचचाट से बोली, कौन रेहान? अंजलि का पहला रेहान की तरफ गया। नाम पूछना तो मुझे याद नहीं रहा, पर उसने बताया कि आप दोनों एक दूसरे को कॉलेज लाइफ से जानते हो, नवीन से मिलने गई थी। अंजलि उसकी बात करती बेयकीन लहजे में पूछने लगी तो ऐन ने सर्च का कर सर को जन्मदिश दी। तुम बना मुझे बताइए कैसे किसी लड़के से मिलने जा सकती हो, वो भी नवीन जैसे घटिया शख्स से, अगर वो तुम्हें नुकसान पहुंचा देता तो? अंजलि सख्त लहजे में उसको देखकर बोली, वो मुझे नुकसान क्यों पहुंचाता और क्या गलती की है उसने जो तुम इतना बदतर हो उससे? ऐन बाजू सीने पर बांधती इस्तफसार करने लगी। ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। अंजलि नजरें चुराकर बोली, जरूरी है, और तुम आज मुझे बताइए दो क्या क्या छुपा कर रखा है मुझसे? ऐन संजीदगी से बोली, अपने कमरे में जाओ ऐन, और मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, आइंदा तुम उस इंसान से नहीं मिलोगी। अंजलि ने सपाट लहजे में कहा, पर वजह भी तो कोई हो। क्या ये वजह कम है जो मैं मना कर रही हूँ? अंजलि बेजारी से बोली, जी कम है। वजह कैसी वजह कि मैं आपकी बात नहीं मान सकती? उसने कहा, वो आपसे प्यार करता है और शादी करना चाहता है, पर एक गलती की वजह से आप उससे खफा है। ऐन ने कभी तुम कहकर कभी आप कहकर बताया तो उसके चेहरे पर नफरत भरे तासरात नुमाया हुए। उसने कहा, तुमने सुन लिया, थप्पड़ नहीं मारा उसके चेहरे पर। अंजलि नफरत से बोली, थप्पड़ क्यों मारती मैं यार, वो प्यार करता है तुमसे। ऐन तंग आकर बोली, प्यार नहीं होश है ये, और जिसको तुम बार बार गलती का नाम दे रही हो उसको गुनाह कहते हैं। जरा क्या था, उसने मेरा 18 की थी मैं जब उसने मेरी मासूमियत छीनी थी। अंजलि चीख कर बताने लगी तो ऐन साकत नजरों से उसको देखने लगी, जिसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। उठ ऐन, अनी बोल रही है, पास वाली दुकान से दवाएं ला कर दे। अंजलि और ऐन आपस में बातें कर रही थी जब उनकी कजन नाहिद ने ऐन से कहा, ऐन क्यों जाए, शाम के इस वक्त बची है, वो तुम क्यों नहीं जाती? ऐन के उठने से पहले अंजलि ने नागवारी से कहा, इतनी कोई छोटी काकी नहीं है। नाहिद ने टवक कर कहा, मुझे तो पर्ची में ले आओगी। अंजलि बहस करने के बजाय बोली, ये लो और जल्दी आना। नाहिद उसको पर्ची थाम कर कमरे से बाहर चली गई। मैं भी चलो साहब। ऐन ने उसको उठता देखा तो पूछा, नहीं कल तुम्हारा टेस्ट है ना, स्कूल में उसकी तैयारी करो, मैं आती हूँ दवाई लेकर। अंजलि सहूलत से इनकार किया। अंजलि घर के पास वाले स्टोर पर आई तो उसको ताला लगा हुआ था, जिस वजह से वो दूसरे स्टोर जाने का सोचती रोड पर खड़ी होकर किसी रिक्शे का इंतजार करने लगी जो कि कुछ दूर फासले पर था। गाड़ी में बैठो, बात करनी है। अंजलि को खड़े अभी 5 मिनट ही हुए थे जब नवीन उसके सामने अपनी गाड़ी को रोकता बाहर निकल कर लड़खड़ा कर उस तक पहुँच कर बोला, तुमने शराब पी है? अंजलि को उसके मुंह से शराब की बू आई तो हकारत से उसको देखा। मैंने जो कहा वो सुनना नहीं क्या? नवीन उसका बाजुओं दबूचता वसे से बोला, हाथ मत लगाओ मुझे, घटिया इंसान। अंजलि उसके मुंह पर थप्पड़ मारती धाड़ी। नवीन अपने गाल पर हाथ रखता खौफनाक नजरों से उसको देखता आस पास देखने लगा, जहाँ शाम होने की वजह से कोई इंसान नहीं था। इक्का दुक्का गाड़ी और तेज रफ्तार से गुजर रही थी। उसके सर पर शैतान सवार होने लगा और बना कोई देर किए अंजलि को दोनों बाजू से अपनी गाड़ी में डाला। ये सब इतना अचानक हवा के अंजलि को जहमत करने का मौका भी नहीं मिला। अंजलि मुझे माफ कर दो प्लीज। नवीन शराब के नशे में धुत उसको अपने फार्म हाउस लाया था। 2 दिनों तक उसने अंजलि को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया। जब दिल भर गया था माजरत करने लगा, अंजलि तुम सुन रही हो? नवीन उसका गाल थपथ पाकर होश में लाना चाहा, जो बना हरकत की छत को घो रही थी। उसके चेहरे पर जगह जगह नील के निशान थे। जिंदगी ने कभी किसी से न डरने वाली अंजलि अपनी इज्जत बचाने के लिए उसके पांव तक पड़े थे, मगर उसने एक बार भी उसकी बात पर कान नहीं धरा था। अंजलि को अपने अंदर कोई एहसास जागता महसूस नहीं हो रहा था। जिंदा लाश होकर रह गई थी। इसकी हालत दुरुस्त करके घर भेजो। नवीर अपने साथ एक बुजुर्ग खातून लाया था, जिसको इशारा करता खुद वो कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद वो औरत हमदर्दी भरी नजरों से अंजलि को देखने लगी, फिर उसको कहीं और ले जाने के बाद अस्पताल ले गए, जहाँ हर रोज उसको खौफ से दौरा पड़ने लग जाता था। कोई डॉक्टर या नर्स चेकअप करने लग जाता तो वो चेक मार मार अपना जिस्म नोचने लग जाती। काफी वक्त यही सिलसिला चलता रहा। तकरीबन 3 से 4 माह वो अस्पताल में रही, तब तक वो पत्थर की बन चुकी थी। उसको सवाए अपनी जिंदगी में उस भयानक काली रात के कुछ याद नहीं था, अपनी बहन तक नहीं। बेटा भूल जाओ उस वाकये को। वो खातून जिसका नाम शबीरा था, वो उसके सर पर शफकत भर हाथ रखती बोली, मुझे बनना है। ऐसे नहीं बोलते बेटा, जिंदगी अल्लाह की दी हुई नामत होती है और अल्लाह की नामतों की नाशुक्री नहीं की जाती।
उन्होंने प्यार से समझाया, मेरी जिंदगी जहमत के सवा कर नहीं। अंजलि का लहजा बर्फ की मानंद सर था। घर जाना है। शबीरा खातून की बात पर उसको अचानक कहीं का ख्याल आया था जिसको वो जल्दी आना का कहती तनहा छोड़ चुकी थी। मेरी बहन। अंजलि उनको देख कर बस यही बोली, क्या नाम है तुम्हारी बहन का? घर में कौन कौन होते हैं? उन्होंने नरमी से पूछा, मुझे मेरी बहन के पास जाना है। जाने क्या शुरू कर रहे होगे वो उस पे साफ। अंजलि अपना वक्त बुलाती आई की फिक्र में हल्कान हुई। शबीरा खातून उसको बताए गए एड्रेस पर गई थी जहाँ उसके अपनों ने दंग कर ढेर कहकर घर आने नहीं दिया था। उन सब की बातों पर अंजलि कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो जानती ये सब अपने तक थे जब उसके माँ बाप जिंदा थे। माँ बाप के बाद बाकी रिश्ते नाम या काम के रह जाते हैं जो अपने मतलब होने पर दिखावा करते फिर रंग बदल जाते। इसलिए उसको बस तईन से मतलब था जो उसकी बहन थी। उसकी सगी माँ बाप के जाने के बाद एक रोता रिश्ता नहीं जो उसको देख कर चकक गई थी। अंजलि बहन को अपने साथ लेती शबीरा खातून के साथ रहने लगी थी। इस बीच तईन ने बहुत दफा उससे पूछा वो कहाँ थी। इतना टाइम जिस पर वो कोई ना कोई बात कहकर टाल देती। अंजलि जो पहले मरने का सोचे हुए थी, ऐन की खातर उसने सर्वाइव करना सीख लिया था। उसको मर्दात से नफरत हो थी। 1 साल तक वो शबीरा बेगम के साथ रही थी। अंजलि उनके इनकार करने के बाद भी कोई ना कोई जा कर देती। साथ में आन पढ़ाई भी जारी कर दी थी। साथ में ऐन को ऐसे तालीम दिलवाई उससे जितना हो सकता था। उसने ऐन को कड़ी धूप से बचाया था। शबीरा खातून की तबीयत अक्सर खराब रहने लगी थी। उनके रिश्तेदारों में कोई नहीं था और न उनकी कोई औलाद, इसलिए वो उन दोनों को बेहद ख्याल रखती। वो एक घर की चाबी दी थी जो इस्लामाबाद में था। उनकी की महरूमा बहन का था जो ना बड़ा था ना छोटा, रहने के लिए बस ठीक था। शबीरा खातून की वफात के बाद अंजलि बहन को लेकर हमेशा हमेशा के लिए इस्लामाबाद शफकत हो थी। वहाँ उसने न जाग तलाश की तब तय ने भी जाग करने का सोचा और अंजलि के लाख मना के बावजूद उसको राजी करके ही दम लिया कर फिर से बाद उन दोनों में अगर किसी का इजाफा हुआ था तो शान से फातिमा, जिसके आने पर अंजलि को बेहतरीन हमदर्द मिल गया था जिससे वो बना किसी एक्सपर्ट के हर बात कर देती। और दूसरी तरफ ऐन को सबसे अच्छी दोस्त सोरी मेड इतना तुमसे बेखबर रही है। ऐन जोर से उसको गले से लगाती रोते हुए बोली। वो रोने का दिल तो अंजलि का भी कर रहा था पर उसने खुद पर कंट्रोल कर लिया था क्योंकि इतने सालों से ये एक वाहिद काम था जो वो महारत से कर देती थी। तुम्हारा क्या कसूर, मैंने खुद तुम्हें बेखबरी में रखा। अंजलि उसका चेहरा साफ करती बोली, मुझे पहले पता होता तो जान से मार दी थी उस मनुष्य को। ऐन जज्बाती होकर बोली, फिर खामोश होकर उसको देखने लगी। फिर कुछ सोच कर बोली, अंजलि। उसने जवाब दिया, अगर उसको एहसास है तो माफ़ करने में क्या हर्ज है। ऐन डरते डरते बोली, माफ़ कर दो। उसने मेरी असमत को तार क्या, और तुम मेरी बहन होकर बोल रही हो माफ़ कर दो, क्या इतना आसान होता है माफ़ करना तुम्हारे नज़दीक? अंजलि आपे से बाहर हुई। जानती हूँ इतना आसान नहीं, पर वो तुम्हें अपना नाम देना चाहता है। क्या सारी ज़िंदगी अकेले रहोगी? हाँ, अकेली रहूंगी, मगर अपने नाम के साथ उसका नाम हरगिज़ नहीं जोड़ूंगी। अंजलि बना ताफिर की बोली, औरत को आगे चलकर किसी मुहाफ़िज की ज़रूरत पड़ती है। ऐन ने उसको समझाना चाहा, इज्जत लूटने वाला उस फर्स्ट मर्द किसी औरत का मुहाफ़िज नहीं बन सकता। ये तुम्हारे नवरस की कहानी नहीं जहाँ मर्द औरत पर जुल्म के पहाड़ गिराए फिर अचानक अपनी गलती पर रातों काफ़ी मार कर अच्छा बन जाता है और वो बेवकूफ़ लड़की खुशी खुशी उसको माफ़ कर देती है। ये हकीकत है। असल ज़िंदगी में कोई औरत अपने किरदार पर एक हर्फ बर्दाश्त नहीं करती। इस हद तक गिरे हुए मर्द को माफ़ी देना तो दूर की बात, उसको अपनी नफरत के काबिल और खोखला तक पसंद नहीं करते। अंजलि ने उसको लाजवाब किया, पर माफ़ी कर देने वाला बड़ा अच्छा फेल है। अल्लाह कहता है, तुम इंसान की गलतियों को ऐसे माफ़ कर दो जैसे अपनी गलतियों पर मुझ पर यकीन होता है कि मेरा अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा। वो भी नहीं थी अपने नाम की। मेरा नाम इतना बड़ा ज़र्फ है और नाम खुदा हो। अंजलि सपाट लहजे में बोली, क्या तुम सारी ज़िंदगी तरह काटोगी? हैरी ने अफसरदगी से उसको देखा। तरह कोई नहीं होता, हर इंसान के साथ अल्लाह और रूह उसके दो मलाइक होते हैं। अंजलि की बात पर ऐन ने बुरी तरह से उसको घोरा। उससे पहले अंजलि या ऐन से कोई बात करता, अंजलि का फ़ोन बज उठा। उसने मोबाइल स्क्रीन को देखा तो कोई अननोन नंबर था। अंजलि ने हेलो कहने पर ही जो उसको खबर सुनाई वो नाकाबिले यकीन थी। उसके लिए हॉस्पिटल का नाम। अंजलि ने कांपते लहजे में पूछा। हॉस्पिटल के बाहर पर ऐन के कान भी खड़े हुए थे। किसका फ़ोन था और कौन है? ऐन ने उसको हड़बड़ी में उठता देखा तो कहा, शानजे का एक्सीडेंट हो गया है। अंजलि ने बताया तो ऐन के मुंह से बेसाख्ता चेफ निकली। तो उदास रहने लगे हो? नलियों ने रहान को खामोश देखा तो कहा, खुश होने की वजह नहीं फिलहाल मेरे पास।
अरहान बना उसकी जानिब देख कर बताने लगा, परेशानी शेयर करो मेरे साथ, कज़न होने के साथ साथ मैं तुम्हारा दोस्त भी हूँ। नबील ने कुलिदा में जिससे मोहब्बत करता हूँ, उसको मुझ पर यकीन नहीं। अरहान अपनी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बोला, मोहब्बत तुम्हें किससे है? ननीर कुछ हैरान हुआ, उसके जिसके नज़दीक मेरा होना या ना होना एक बराबर है। अरहान के मुंह से बेसाख्ता उसका नाम निकला तो ननीर ने दानत पेश कर उसको देखा, अब अदलीब का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। ननीर ने वारन क्या था? अरहान को पहले ताज्जुब हुआ, फिर लावारी से उसको देखा, ये बात करने वाले तुम होते कौन हो? अरहान चाह कर भी अपना लहजा नॉर्मल नहीं कर पाया। मैं जो भी हूँ, तुम मेरे कज़न हो इसलिए समझा रहा हूँ। उसका नाम दिल और दिमाग से निकाल दो, क्योंकि वो मेरी है जिसकी तलाश मुझे जाने कितने सालों से थी। ननीर ने कहा तो अरहान का हाथ बेसाख्ता उसकी गिरबान तक पहुंचा। क्या गलत क्या था? तूने उस पे अरहान का लहजा हर एहसास से आरी था। पहले हमेशा ननीर का कहना उसने अपनी मोहब्बत के साथ गलत किया, फिर अंदर का सच बताना उसको खदशे में डाल रहा था कि जो वो सोच रहा है वो गलत हो। अगर सच हवा तो वो क्या नहीं देखा है अंदर को, क्या वो जो अब उसका यकीन नहीं करती, फिर तो चेहरा देखना भी गवारा नहीं करेगी, जो अरहान कतार बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैंने कुछ गलत नहीं किया था, ननीर गड़बड़ा कर बोला तो उसके लहजे में हचमचाहट महसूस करता रहा ने जोरदार वक़ा उसके जबड़े पर दे, हमारा दिमाग ठीक है, तुम्हारा बड़ा कज़न हो। नवीर वसे और जवाब से बोला तो अरहान ने पहले से ज्यादा तेज मुका उसके चेहरे पर मारा। नवीर अपने होंठ पर खून साफ करता उसके पेट पर लात मार कर धारा। अरहान पहले तो गड़बड़ाया, फिर हिम्मत करता उठ खड़ा हुआ। तुमने उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई और अब मोहब्बत के दावे कर रहे हो। तुम्हें तो पानी में डूब कर मर जाना चाहिए, और आज के बाद मैंने तुम्हें अंदर के आसपास भी देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरहान दोबारा उसका गिरबान पकड़ कर धारा। अगर ऐसी बात है तो मेरी भी अब वो जद है। तुम्हारे सामने उससे शादी न की तो मेरा नाम भी नवीर मीन लेते पाचना नाम काफ नहीं। नवीर का अंदाज चिड़मत देने वाला था। और इंशाअल्लाह तुम्हारी ये हसरत ही रहेगी, क्योंकि मैं इंतज़ार इनका सारी ज़िंदगी कर सकता हूँ, पर कभी भी उसको तुम्हारा होने नहीं दूंगा। अरहान उसको पीछा धकेलता तंजिया अंदाज में बोला देते हैं, कौन ये हसरत लेकर इस दुनिया से जाता है? इतना तो तुम्हें भी अंदाजा होगा, वो कभी भी तुम्हारा बढ़ाया हवा हाथ नहीं थामेगी जो कुछ उसके साथ होता है। वो किसी और मर्द को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का सोच भी नहीं सकती। वो अगर किसी को अपनी ज़िंदगी शामिल करना भी चाहेगी तो वो में होगा। नमीर अपनी शर्ट के कानल झाड़ कर बोला। अरहान देर तो आग उगलती नज़रों से उसको देखता रहा, फिर बाहर निकल गया।